Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to study the Nobel Prize 2025 in the field of chemistry, physics and physiology. तो आज हम इन नोबेल प्राइज को पूरे तरीके से डिकोड करेंगे और आज की क्लास में मैं पहले आपको बता रहा हूं बहुत मजा आने वाला है ना। तो जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था वीकली न्यूज में कि हर वीक में हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाएंगे जो कि पूरे न्यूज में मान के चलो कोई एक हॉट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में है और वो आपके एग्जाम में भी आने का उसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जिसमें हम उस पूरे न्यूज को ना पोस्टमार्टम करके रख देंगे, मतलब पूरा उसका A to Z जो उससे रिलेटेड स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो गया, जो उससे रिलेटेड जो भी मान के चलो कुछ अगर PYQ आ रखे हैं तो सब हम डिस्कस कर लिया करेंगे, राइट। तो इस हफ्ते में आपको पता ही है कि नोबेल प्राइज बहुत ज्यादा न्यूज में है और खासकर जो इस बार नोबेल प्राइज मिला है आपके इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत सारे स्टैटिक कॉन्सेप्ट वैसे हैं जिनसे आपके ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, चाहे CAPF हो या फिर कोई अदर एलाइड एग्जामिनेशन हो यूपीएससी का। तो आज की क्लास के बाद आपको यह भी आइडिया लगेगा कि किसी न्यूज को पढ़ने के लिए ना, समझने के लिए आपको कितनी डेप्थ रिक्वायर्ड होती है, राइट। और हमें भी बहुत मेहनत लगता है इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए, तो आप अप्रिशिएट किया करो, शेयर किया करो और कमेंट कर दिया करो, ठीक है। मैंने आपको यह भी बोल रखा है कि अगर मान चलो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको मेरे द्वारा वीडियो चाहिए, उसकी डेप्थ एनालिसिस चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो, उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया करेंगे। तो चलो पहले आज के न्यूज को हम कवर करते हैं। नोबेल प्राइज 2025 शुरू करेंगे हम फिजियोलॉजी से, ठीक है। तो अब देखो न्यूज में अगर आप पढ़ोगे तो आपको कितना पढ़ना है कि इस बार फिजियोलॉजी के फील्ड में, आपके फिजियोलॉजी बोल लो या मेडिसिन बोल लो, इसके फील्ड में किसको किसको पहले तो नोबेल प्राइज मिला है, तो वो है आपके मैरी ई ब्रुंकनो, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन सागाकुची। मैरी ई ब्रुंकनो, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमो सागाकुची। तो जो शिमोन सागाकुची हैं ये आपके जापान के हैं और मैरी ई ब्रोंको और आपके फ्रेड रैम्सडेल ये आपके USA के हैं, राइट। अब नॉर्मली आप न्यूज में पढ़े तो आपको यह पता लग गया कि किसको किसको मिला है, इन्होंने क्या डिस्कवरी की जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। तो मैकेनिज्म ऑफ पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी T सेल्स विच प्रिवेंट द इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ऑन टिश्यू। अब इतना न्यूज पढ़ के आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि बस हो गया हमारा काम, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि आपको न्यूज कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने देख लिया, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ ये जब PDF शेयर किया जाएगा तब भी आप रीड कर सकते हो। अब मैं इसके पीछे का आपको साइंस बताता हूं, स्टैटिक बताता हूं और जो आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है इस नोबेल प्राइज को समझने के लिए कि भाई इनको क्यों मिला, ऐसा इन्होंने क्या चमत्कार कर दिया या ऐसा इन्होंने क्या कर दिया जो कि फ्यूचर के कई सारे द्वार खोल दिया है ना इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। तो देखो इस बार का जो आपका नोबेल प्राइज मिला है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसके कारण जो फ्यूचर के बहुत सारे आपके लैंडमार्क इनोवेशन का दरवाजा खुल चुका है। तो अगर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इस बार नोबेल प्राइज मिला है FOX3 जीन, बोल लो FOXP3 जीन या फिर T रेगुलेटरी सेल के फाइंडिंग के लिए। अब T रेगुलेटरी सेल क्या होता है, तो उससे पहले आपको यह समझना होगा हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम कैसे काम करती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि अगर एक ह्यूमन बींग है, राइट, ह्यूमन बींग है, मेरा डायग्राम थोड़ा खराब है माफ करना, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, अब एंटीजन क्या होता है ना, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ रखा है। तो एंटीजन आपका क्या होता है, या तो वो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, राइट, मतलब इट कैन बी अ बैक्टीरिया, या फिर कोई वायरस हो सकता है, या कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, या फिर कोई भी फॉरेन मटेरियल या फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल या फॉरेन सब्सटेंस जो कि आपके बॉडी में एंटर कर रहा है एंड इट ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी, तो वो आपका क्या हो जाता है, एंटीजन कहलाता है। समझ आया इतना, ठीक है। तो एंटीजन अब मैं टर्म यूज करूंगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। अब देखो जब जैसे ही आपके बॉडी में एंटीजन अंदर एंटर करता है तो आपका बॉडी का ना इम्यूनिटी सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। अब ये बताओ कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप सोचो पहले, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो सोच लिया, तो देखो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, आपका WBC, व्हाइट ब्लड सेल। तो देखो उससे पहले आपको समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में कितने टाइप की इम्यूनिटी होते हैं। तो आपके बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी होते हैं, एक तो होता है आपका इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी कौन सा होता है, तो जो आपको बचपन से मिला हुआ है ना, जैसे बोलते हैं ना हम कि किसी इंसान का इन्नेट नेचर है। ये इन्नेट नेचर मतलब जो उसको विरासत में मिली हुई है ना, जो उसके पेरेंट्स से उसको ट्रांसफर हुआ है, कोई भी उसका मान के चलो कोई भी जीन हो गया या कोई भी फंक्शन हो गया, तो वैसे ही हमारे
अंदर भी ना कुछ हमारी इम्यूनिटी होती है जो वो इन्नेट होती है, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारे फोर फादर से हमें मिली हुई होती है, राइट। तो इसमें किसका एग्जांपल आप ले सकते हो, स्किन हो गया आपका, ठीक है। तो स्किन भी आपको पता है कि बहुत सारे डिजीज से आपको डायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है। फिर अगर वजाइना की बात करो, फीमेल में जो वजाइना होता है, ठीक है, तो ये भी आपका नेचुरली प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या आपका बैक्टीरिया या फिर कोई भी एंटीजन, ठीक है। तो इसमें आपकी जो लिक्विड होती है वो कहीं ना कहीं नेचुरली प्रोटेक्ट करती है आपके फॉरेन सब्सटेंस से, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हो आपके स्टमक में HCl पाया जाता है ना। तो HCl भी क्या है, आपका इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो जैसे बहुत बार आप खाना खाते हो तो खाने के साथ अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, ठीक है, या फिर आपके बॉडी में भी नेचुरली बहुत सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया मिलते हैं, तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसको क्या करता है, ये HCl किल कर देता है, राइट। तो आपका बॉडी अपने में ही ना, एक बोलते हैं ना भगवान का एकदम, गॉड इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने बहुत हमारे बॉडी को बहुत बारीकी से, बोलते हैं ना मेटिक्यूलसली, उन्होंने हमारे बॉडी को बनाया हुआ है। तो एक एक चीज हमारे बॉडी में, एक एक ऑर्गन अपना काम बहुत अच्छे से करता है। तो ऐसे ही हमें इनेट इम्यूनिटी भी विरासत में मिलती है। उसके बाद कुछ इम्यूनिटी जो होती है ना, हम एक्वायर करते हैं। जैसे आपको पता है कि कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे क्या होता था, जैसे आप एक बार हर्ड इम्यूनिटी का नाम सुने होंगे, तो उसमें क्या होता था कि बहुत बार आपको, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कोविड-19 होके छूट भी गया होगा, लेकिन उनको पता नहीं लगा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मान के चलो आपको कोविड-19 हो गया, उससे आपको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, आपको पता भी नहीं लगा, और आपके बॉडी में क्या हुआ, जैसे कोविड-19 का जो वायरस था वो एंटर किया होगा, तो आपके बॉडी में उससे रिलेटेड कुछ एंटीबॉडीज जनरेट हुई होगी, है ना। अब क्या हुआ कि आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज जनरेट हो गई है, ठीक है। तो अब अगली बार आपको कोविड-19 का कोई वायरस आके अटैक करता, तो आपका ये एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट काम करता, ठीक है। तो आप नेचुरली इम्यून हो गए, है ना। तो इसको क्या किया, ये इम्यूनिटी आपको नेचुरली नहीं मिली थी, ये आपके शरीर में अडेप्टिव हुई, ठीक है। जैसे आपका वायरस एंटर किया उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बन गई, और फिर उस पर्टिकुलर वायरस के लिए आपका बॉडी क्या हो गया, इम्यून हो गया, ठीक है। इवन जो वैक्सीन आप देखते हो, तो वैक्सीन में हम क्या करते थे, वैक्सीन में भी कहीं ना कहीं, जैसे वैक्सीन में आपके बहुत टाइप के वैक्सीन होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो गया, आपका mRNA वैक्सीन हो गया। तो इन सारे वैक्सीन में हम क्या करते थे, जनरली वायरस का कुछ ना कुछ कंपोनेंट लेते थे, ठीक है, और उसको हम वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते थे। लेकिन ये वायरस क्या होता था आपका, या तो इनएक्टिवेटेड होता था, या डेड वायरस होता था, या सिर्फ वायरस का DNA होता था। तो इसको जब हम सेल में मिला के बॉडी में इंजेक्ट करते थे, तो हमारे बॉडी में इनका स्पाइक प्रोटीन हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक बन जाता था, जो कि रिजेंबल करता था कोविड-19 वायरस जैसा, और हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कैसे आइडेंटिफाई करता था, कोविड जैसा ही आइडेंटिफाई करता था। तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक उसके रिगार्डिंग एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती थी, और फिर अब उसके बाद हम कोविड से बहुत हद तक इम्यून हो जाते थे। लेकिन कोविड में दिक्कत यह था कि कोविड वायरस जो था वो रेप्लिकेट हो के, म्यूटेट हो के कंटिन्यूसली वो बार बार अपना रूप चेंज कर लेता था, इसलिए जो कोविड-19 था ना वो काफी लीथल हुआ। लेकिन बाद में जब लोगों में मास एकदम इम्यूनिटी डेवलप हो गई, एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो उसके बाद धीरे धीरे कोविड-19 का जो प्रभाव हुआ वो कम हो गया, ठीक है। उसको हम हर्ड इम्यूनिटी के नाम से ही जानते हैं। तो ये आपकी कुछ टेक्निकलिटीज हुई इम्यूनिटी को लेके। अब हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी में कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया WBC, ठीक है, WBC। अब WBC पता है किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है, ठीक है। तो अगर पूरा ब्लड ले लो, मान के चलो ये ब्लड का कॉलम है, तो ब्लड में आपका लगभग 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। 55% आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो बचे हुए आपके 45% सेल्स हैं, तो इसमें आपका क्या होता है, RBC होता है, WBC होता है, और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। उसके बाद WBC का भी आपका फर्दर पार्ट होता है। अब ये सब चीजें ना आपको पढ़ना होगा, इवन CDS में भी क्वेश्चन पूछ रखे इससे। तो जैसे WBC में आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ग्रेनुलाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स, और एक होता है आपका ए ग्रेन्युलोसाइट्स, राइट, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। उसके बाद ग्रेन्युलोसाइट्स में भी आपके फर्दर और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बेसोफिल, उसके बाद इयोसिनोफिल। तो आपके शरीर में कोई भी एलर्जी वगैरह होता है ना, तो उससे फाइट कौन करता है, आपका इयोसिनोफिल करता है काम, ठीक। फिर एग्रेनुलोसाइट में भी आपके दो फर्दर पार्ट होते हैं, एक होता है आपका लिम्फोसाइट, ठीक है, और एक होता है आपका मोनोसाइट। और जो मोनोसाइट है ये आपका लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ WBC होता है, राइट। अब लिम्फोसाइट में आपका क्या फर्दर होता है, बी सेल और टी सेल, बी सेल और टी सेल। समझ आया क्रोनोलॉजी, फिर से देखो एक बार। WBC का दो पार्ट, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। फिर ग्रेनुलोसाइट में आपके न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। एग ग्रेनुलोसाइट्स में आपके
लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में फिर फर्दर आपके बी सेल आता है, टी सेल आता है, और जो ये डिस्कवरी हुई है ना वो स्पेसिफिकली टी सेल से रिलेटेड है। तो टी सेल समझने के लिए हमें ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए थी, तब जाके आपको टी सेल समझ आता। ठीक, और पेज ले लेते हैं हम, तो नोट करते चलना, राइट। अब यहां पे हम बातें जो करेंगे वो बी सेल्स और टी सेल्स की स्पेसिफिकली बात करेंगे। ठीक, अब देखो यहां से आपके क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आप पहले मेरे को यह बताओ कि बी सेल्स और टी सेल्स में कौन सा सेल आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज, राइट। ये आपको सोचना है। तो सोच लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो बी सेल होता है। अब बी सेल और टी सेल के बीच में मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूं, कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, और प्रीवियसली पूछ भी रखा अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो देखो बी सेल जो होता है ना, इसको आप याद रख सकते हो बॉर्डर, जैसे आपके कंट्री में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, तो कोई भी थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट आता है तो सबसे पहले उससे डील कौन सी करती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है ना, बीएसएफ। तो सीएपीएफ का एक विंग है बीएसएफ, राइट, जो कि आप सीएपीएफ क्लियर करने के बाद बीएसएफ अगर ऑप्ट करते हो तो आप बीएसएफ में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट बन के इंडक्ट होते हो। तो बीसेल भी आपका एज अ बीएसएफ काम करता है, जो कि बॉर्डर पे खड़ा रहता है। तो कोई भी एंटीजन, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट अगर आपके बॉडी में एंटर कर रही है तो सबसे पहले कौन एक्टिवेट होगा? बीसेल एक्टिवेट होगा, ठीक है। और बीसेल आपके एंटीबॉडीज जनरेट करेगा, राइट। और उसके बाद टी सेल जो है ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब जब अंदर अगर मान के चलो कोई एक्सटर्नल थ्रेट एंटर कर गया तो पहले बी सेल ने तो एंटीबॉडीज बना दिया, और उसका टी सेल जो होता है ये इसको हम बोलते हैं किलर सेल भी बोलते हैं। तो ये आपके फर्दर जो भी आपके फॉरेन सब्सटेंस एंटीजन है उसको क्या करता है? किल करता है। अब टी सेल की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ठीक है, तो टी सेल में ही फर्दर टाइप्स होता है, लेकिन पहले बी सेल और टी सेल के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले देखो बी सेल कहां पे आपका बनता है, कहां पे फॉर्म होता है, तो ये लिख लेना, इट फॉर्म्ड इन बोन मैरो, राइट, इट फॉर्म्ड इन बोन मैरो। उसके बाद आपका टी सेल कहां बनता है? ये भी आपका फॉर्म होता है बोन मैरो में, फॉर्म्ड इन बोन मैरो, राइट। अच्छा, ये वीडियो में मैं बता दूं कि कोई देख रहे हो ना तो आप बोर मत होना अभी, क्योंकि अभी मैं अचानक से आपको रिलेट कराने वाला हूं, ठीक है। और टेंशन मत लेना, एक बार वापस से रिकॉल कर लेंगे सारी चीजें, तो अभी कम भी समझ आ रहा होगा क्योंकि आपका मे भी बेसिक साइंस वीक होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट तक बने रहो। मैं बता रहा हूं आपका पूरा एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आप नोबेल प्राइज का ना किसी को भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो इतना आप कॉन्फिडेंस शो करो हम पे, और वीडियो को अंत तक देख के जाना, बीच में छोड़ोगे कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। और आज की वीडियो देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे इस साल का जो नोबेल प्राइज है किस लिए मिला है, और हो सकता है आपका कुछ 2-4 स्टैटिक के क्वेश्चन सही हो जाए, राइट। तो अब वापस आते टॉपिक पे। तो जैसे जो आपका बी सेल होता है ये आपके फॉर्म होता है बोन मैरो में, जो टी सेल होता है ये आपके फॉर्म होता है, ये भी बोन मैरो में फॉर्म होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका बी सेल होता है ये आपका मैच्योर होता है बोन मैरो में, ठीक है, लेकिन जो आपका टी सेल होता है ये आपके कहां पे मैच्योर होता है? थाइमस में मैच्योर होता है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड में। और ये थाइमस ग्लैंड हमारे बॉडी में कहां पे लोकेटेड होता है? ठीक है, तो मान के चलो ये बॉडी है, तो ये हमारे हार्ट के आसपास यहां पे आपके थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। तो जो हमारा टी सेल होता है ना ये मैच्योर होता है थाइमस ग्लैंड में। तो बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। अब आते हैं हम हमारा डिस्कशन टी सेल पे करते हैं, ठीक है। तो देखो टी सेल में आपके अभी तक क्या पता था इस डिस्कवरी से पहले? अभी तक हमें पता था कि टी सेल में आपके 2 टाइप के टी सेल मिलते हैं, एक तो आपका होता है TCD4 और एक होता है आपका TCD8, ठीक है। TCD4 को हम हेल्पर सेल बोलते हैं और TCD8 को हम किलर सेल बोलते हैं। तो TCD4 का काम क्या होता है कि ये आपके जो एंटीजन होता है ना उसको आइडेंटिफाई करता है, मतलब इट इज रिसेप्टर ऑफ टी सेल। तो जैसे मान के चलो ये टी सेल है, ठीक है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा फॉरेन एंटीजन को? तो इस पे आपका CD4 लगा रहता है, ये CD4, ठीक है। तो ये CD4 आइडेंटिफाई करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई वायरस है, ठीक है, इस पे जाके ये अटैच होगा और उसको मार देगा। फर्दर इस पे पहले अटैच होगा CD4 और उसका TCD जो 8 है ये इस वायरस को किल कर देगा। इवन जो CAR T सेल थेरेपी सुने होंगे, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, CAR T सेल थेरेपी। तो CAR T सेल थेरेपी में भी हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक सेल को टारगेट करते हैं ना। जैसे आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होता है तो वो क्या करता है, आपके स्पेसिफिक जो आपके एंटीजन होता है उसको टारगेट करने के लिए बनाया जाता है। वैसे ही जो आपका CAR T सेल थेरेपी था तो इसमें हमने काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर को लिया और टी सेल में बाइंड कर दिया, राइट। अब मान के चलो हमें ब्लड कैंसर से स्पेसिफिकली फाइट करना है, क्योंकि कैंसर तो बहुत टाइप के होते हैं, ब्लड कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, आपका थ्रोट कैंसर होता है, और भी वेरियस टाइप के आपके कैंसर होते हैं। लेकिन मान के चलो हमें सिर्फ पर्टिकुलरली ब्लड कैंसर से डील करना है, क्योंकि सारे सबके बॉडी में हर टाइप का कैंसर नहीं होता है ना। तो इससे पहले क्या होता था CAR T सेल थेरेपी से पहले, कि अगर कैंसर सेल को आपको डिस्ट्रॉय करना है तो या तो आप रेडिएशन यूज करते थे, ठीक है, रेडिएशन।
अब रेडिएशन का एक नुकसान ये था कि रेडिएशन में जो हार्मफुल सेल है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, लेकिन जो आपके हेल्दी सेल होते थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते थे, ठीक है। तो उससे फिर फर्दर आपके बीमारी और इंटेंसिफाई हो जाती थी, बहुत बार रिस्क होता था इसका। लेकिन कार्टी सेल थेरेपी आने के बाद क्या हुआ कि हमने स्पेसिफिक बना दिया उस टी सेल को, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि जो ये CD4 है, मान के चलो ये रिसेप्टर है, इसमें हमने क्या किया, कलर चेंज कर लेता हूं, इसमें हमने मान के चलो ब्लड कैंसर कौन कॉज करता है, ल्यूकेमिया सेल, ठीक है। ल्यूकेमिया कॉजेस ब्लड कैंसर, ठीक है। अब हमें ल्यूकेमिया सेल को टारगेट करना है, तो हमने CD4 में ल्यूकेमिया से स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फिट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेगा CD4 जाके पर्टिकुलरली ल्यूकेमिया जो कैंसर कॉज कर रहा है, ब्लड कैंसर कॉजिंग सेल है ल्यूकेमिया सेल, उस पे जाके स्पेसिफिकली अटैच हो जाएगा और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो इसलिए कार्टी सेल थेरेपी जो है ये बहुत फेमस हुआ है, और कार्टी सेल थेरेपी के बारे में मैंने आपको मंथली मैगजीन में डिस्कस करा रखा है, ठीक। अब देखो जो TCD4 का काम था आपको पता लग गया, ये हेल्पर सेल है, आइडेंटिफाई करता है एंटीजन को, और जो TCD8 है ये किलर सेल है, ये आपके मारता है। अब इस जो फर्दर अभी जो इस बार नोबेल प्राइज मिला है, इसमें जो साइंटिस्ट ने फाइंड किया कि हमारे बॉडी में और एक सेल मिलता है जिसको हम टीरेक के नाम से जानते हैं, ठीक है, टीरेक के नाम से जानते हैं। अब वापस आ गया हो, अभी टीरेक पे अभी भी हम नहीं आए, अभी मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं कि इस बार नोबेल प्राइज क्यों मिला है, क्योंकि अब साइंटिस्ट ने फाइंड किया कि टी में सिर्फ TCD4 और TCD8 ही नहीं मिलता है, बल्कि एक टी रेगुलेटरी सेल भी मिलता है जो कि इन दोनों सेल को कंट्रोल करता है। अब भाई इन दोनों सेल को कंट्रोल करने की क्या नीड है, तो ये पहले समझते हैं हम। तो देखो मान के चलो ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और एक पेज लेते हैं, पता नहीं आज कितना पेज लगेगा, तो क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, ठीक है। मैं पहले आपको ये बता दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, लेकिन आप बने रहना, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा एकदम से। तो मान के चलो ये बॉडी है आपकी, राइट। अब आपके बॉडी में मान के चलो एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया आपका एंटीजन, ठीक। फिर हो गया आपका APC। APC का फुल फॉर्म क्या है आपका, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। अभी एक एक का रोल बताऊंगा और दिमाग खोल दूंगा। उसके बाद एक आपका प्रेजेंट होता है टी सेल, ठीक है। अब APC का काम क्या होता है, तो APC ना ये आपका स्पाई जैसा काम करता है, ठीक है। मतलब ये आपके आइडेंटिफाई करता है एंटीजन को, तो जो हमने बताया ना TCD4 जिसका बात कर रहे थे, जो हेल्पर सेल है, तो उसी की तरह APC एक्ट करता है। अब APC ने मान के चलो एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये APC क्या करेगा, ये जाके टी सेल से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो टी सेल से जब आपका APC अटैच हो जाएगा, मान के चलो T प्लस APC, तो ये आपका क्या बन जाता है, MHC, राइट। तो जैसे मान के चलो ये टी सेल था, इसमें जाके ये APC अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया आपका MHC। MHC का फुल फॉर्म क्या है आपके, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब ये MSC बन जाएगा, उसके बाद ये जाके पर्टिकुलर एंटीजन पे अटैक कर देगा, ठीक है, अटैक ऑन एंटीजन। तो ये वाला स्टेप आपको समझ आया। पहले स्टेप में आपके क्या हो रहा है, पहले स्टेप में आपका जो APC है, जो कि स्पाई की तरह आपके बॉडी का काम कर रहा है, ये एंटीजन को आइडेंटिफाई कर रहा है कि अरे भाई दुश्मन घुस गए हैं अपने टेरिटरी में, तो इन पे हमला करना है। तो APC जाके टी सेल में क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, और टी सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MSC में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फर्दर MSC क्या करेगा, एंटीजन को अटैक करेगा और खत्म कर देगा। समझ आया ये प्रोसेस। तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे काम करती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो हमारे बॉडी में थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड है, जो हमारे बॉडी में थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, वहां पे आपके क्या मैंने बताया कि जो टी सेल है वो मैच्योर होता है। टी सेल क्या होता है, मैच्योर होता है, ठीक है। अब जब टी सेल मैच्योर होता है ना, तो इसमें पहले चेक होता है कि हर टी सेल मैच्योर नहीं हो जाता है। सबसे पहले देखो टी सेल फॉर्म हुआ कहां पे, बोन मैरो में, फिर बोन मैरो से क्या होता है, आपके थाइमस ग्लैंड में आता है। अब थाइमस ग्लैंड में चेक होता है कि ये टी सेल कहीं अपने सेल्फ अटैक तो नहीं कर रहा है। मतलब मैंने क्या बताया कि बहुत बार क्या होता है ना कि आपका ऑटो इम्यून जो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, तो आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है ना वो आपके खुद के बॉडी के हेल्दी सेल पर अटैक करने लगती है। बहुत बार ऐसा होता है ड्यू टू सम वायरस और या फिर आपका कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ तो, राइट। तो बहुत बार ये टी सेल क्या करता है, आपके चेक करता है, ठीक है। तो जो थाइमस ग्लैंड में जब टी सेल मैच्योर होने के लिए आएगा तो इसको चेक किया जाएगा, और इसको चेक करने पे सबसे पहले क्या किया जाएगा कि भैया ये सेल्फ अटैक कर रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टी सेल आया, ठीक है, इसको चेक किया जाएगा ये सेल्फ अटैक कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर जवाब आएगा नो, तो इसको भेज दिया जाएगा आपके मैच्योर होने के लिए, ठीक है। अगर जवाब आया मान के चलो सेल्फ अटैक है, और जवाब आया यस, मतलब ये अपने हेल्दी सेल को अटैक कर रहा है, तो इसको क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा, मतलब सजा दे दी जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं हम टेक्निकल टर्म में एपोस्टोसिस। समझ आया।
तो ये आपको प्रोसेस समझ आया कि हमारा बॉडी कैसे फंक्शन कर रहा है। पहले आपका बोन मैरो में टी सेल फॉर्म हुआ, फिर टी सेल आपका मैच्योर होने कहाँ गया, थाइमस ग्लैंड में हुआ, फिर वहां पे उसकी चेक होगी, स्क्रीनिंग होगा, ठीक है। अब स्क्रीनिंग में क्या चेक किया जाएगा कि जो आपका टी सेल है वो अपने सेल पे ही तो अटैक नहीं कर रहा है। अगर अपने सेल पे अटैक करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा, एपोस्टिसिस, मतलब उसको खत्म कर दिया जाएगा, राइट। लेकिन अगर वो खुद के सेल को नहीं मारता है, खुद के सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, तो उस टी सेल को क्या भेज दिया जाएगा, मैच्योर होने के लिए। इतना समझ आया। और जब टी सेल मैच्योर हो जाता है उसके बाद फर्दर वो एक्ट करता है किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट। समझ आया इतना। अब देखो, अब मैं बताता हूं कि ये जो साइंटिस्ट को मिला हुआ है नोबेल प्राइज, इनका रोल क्या था। तो जो आपके सबसे पहले आते हैं प्रोफेसर शिमोम सांगाकुची, ठीक है। प्रोफेसर शिमोम सागाकुची, साकागुची, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक माइस लिया, ठीक है, माइस मतलब चूहा, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने क्या किया कि इस माइस को पहले एक दिन, जो एकदम एक दिन का माइस था, बच्चा ही था, इसका क्या किया, थाइमस ग्लैंड को काट के निकाल दिया, राइट। तो थाइमस ग्लैंड को जैसे ही काट के निकाला तो इसके बॉडी की जो टी सेल थी वो क्या हो गई, अनकंट्रोल्ड हो गई, ठीक है, अनकंट्रोल्ड हो गई। क्यों अनकंट्रोल्ड हो गई, अभी मैंने आपको बताया थाइमस ग्लैंड में क्या हो रहा है, आपका स्क्रीनिंग हो रहा है, ठीक है। वो स्क्रीनिंग कौन कर रहा है, वही अभी फाइंड होगा, उसका नाम है आपका टी रेगुलेटरी सेल, ठीक है। तो यही इन्होंने फाइंड किया, पहले नहीं पता था हमें, ये अभी इन्होंने फाइंड किया है, राइट। अभी ऐसा नहीं है कि 2025 में फाइंड किया, फाइंड आपके 1995 के टाइम पे ही हो गई थी और 21st सेंचुरी के एकदम बिगिनिंग में ही इसकी फाइंडिंग हो गई थी, नोबेल प्राइज आप जाके मिला, राइट। तो देखो, पहले इन्होंने एक दिन का माइस लिया, उसका थाइमस ग्लैंड काट के निकाल दिया और क्या पाया उन्होंने कि उसका बॉडी का जो टी सेल है वो अनकंट्रोल्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने माइस लिया 3 दिन का माइस, ठीक है। तो 3 दिन जो नवजात शिशु होता है, और उसके बाद फिर उसका थाइमस ग्लैंड काट के निकाल दिया, राइट। तो फिर क्या इन्होंने पाया कि भाई फिर से अनकंट्रोल हो गया, जो टी सेल है अपने सेल को मारने लगा, अनकंट्रोल का मतलब मारने लगा, राइट। उसके बाद फिर इन्होंने 2 आपके आइडेंटिकल माइस लिए, जुड़वा माइस, ठीक है, जिनका हर चीज सेम है, इवन डीएनए तक सेम है, राइट। तो इसके बाद तीसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 2 चूहे लिए, दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे। तो आइडेंटिकल ट्विंस होने की वजह से जो इनके जीन थे ना, ये आपके लगभग सेम थे, राइट। अब इन्होंने क्या किया कि एक चूहे का क्या किया कि थाइमस ग्लैंड काट के निकाल दिया, ठीक है। और ये 3 दिन बाद किया इन्होंने प्रोसेस, 3 दिन बाद, राइट। तो ये 3 दिन बाद के ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे जिनका डीएनए लगभग सेम था। तो एक इन्होंने चूहे का क्या किया कि थाइमस जो ग्लैंड था इसको काट के निकाल दिया, और जो दूसरे चूहे का जो टी सेल था, ठीक है, उसको इंजेक्ट कर दिया इसके बॉडी में, जो पहले वाला जो आइडेंटिकल ट्विन है, राइट। तो उसके बाद इन्होंने क्या पाया कि जो इनका टी सेल था ये रेगुलेटेड था, मतलब ये कंट्रोल्ड पाया गया। तो इससे इनको क्या पता लगा कि भैया टी सेल आपका सिर्फ हेल्पर और किलर नहीं है, बल्कि एक टी सेल और है जिसका नाम है टी रेगुलेटरी सेल, ठीक है। और उसी का फर्दर नामकरण क्या किया गया, TCD25, ठीक है, TCD25, TCD25, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टी रेगुलेटरी सेल, राइट। अब आते हैं बाकी के जो 2 साइंटिस्ट हैं उनको क्यों मिला। तो इन्होंने तो ये फाइंड कर लिया कि भैया टी रेगुलेटरी सेल नामक भी बॉडी में एक सेल पाया जाता है जो कि TCD4 जो कि हेल्पर सेल है और TCD8 जो कि किलर टी सेल है, उन दोनों को रेगुलेट करता है ताकि वो अपने ही सेल को ना मारने लगे। इतना तक समझ आया आपको। अब आओ वापस, ये जो बाकी के 2 साइंटिस्ट हैं इनको क्यों मिला। तो इन्होंने भी यूएसए में एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो इन्होंने स्कर्फी नामक माइस लिया, माइस का नाम इन्होंने स्कर्फी रखा था। उस पर क्या एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने क्या किया, एटॉमिक रेडिएशन में इसको एक्सपोज कर दिया, राइट। अब किसी पे एटॉमिक रेडिएशन एक्सपोज किया जाए, ठीक है, तो सेल क्या होते हैं, म्यूटेट कर जाते हैं। तो ये इस चूहे में क्या पाया गया, डिजीज हो गया, राइट। लेकिन कुछ केस में इन्होंने क्या देखा कि ये जो डिजीज है ये कम था, ठीक है। तो इन्होंने क्या फाइंड किया कि जो माइस के बॉडी में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम क्या था, FOXP3 जीन, राइट। ये FOXP3 जीन क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है टी सेल्स को अपने सेल को ही मारने के लिए। तो एक केस में तो डिजीज हुआ है लेकिन कम हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने इनका जो आउटकम निकला, एक जीन इन्होंने फाइंड किया जिसका नाम दिया इन्होंने FOXP3 जीन। इस FOXP3 जीन का नाम क्या है कि ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट टी सेल फ्रॉम अटैकिंग ऑन इट्स ओन सेल। समझ आया।
तो ये दोनों उठ के क्या गए, जापान वाले साइंटिस्ट के पास गए, ठीक है, क्योंकि जापान वाले साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट 1995 के टाइम पे ही कर लिया था, राइट। तो इसके ये दोनों उठ के जापान वाले साइंटिस्ट के पास गए, जब इनको पता लगा कि ये जापान वाले साइंटिस्ट ने भी इससे रिलेटेड ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो मजेदार बात क्या हुई कि ये लोग जब उनके पास गए ना, तो इन तीनों ने ये फाइंड किया कि जो इन्होंने जिसका नाम FOXP3 जीन बोला था, यही बेसिकली आपका टी रेगुलेटरी सेल है। समझ आया? तो जो आपका FOXP3 जीन है, FOXP3 जीन, यही आपके टी रेगुलेटरी सेल को बना रहा है। टी रेग से मैं लिख रहा हूं, टी रेग सेल को बनाता है। समझ आया? तो ये लैंडमार्क डिस्कवरी के लिए ना इस बार इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो बहुत सारी चीजें हो गई है ना, आप लोग पक्का कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो वापस एक बार मैं शॉर्ट रिकैप कराता हूं, आपको एकदम से याद हो जाएगा, ठीक। तो वापस आते, देखो कितना पेज हो गया, इसलिए मैं पहले ही बोला था पेन पेपर लेके बैठो। तो देखो हमने पहले इम्यूनिटी पढ़ा, इम्यूनिटी में हमने इनेट और एडेप्टिव पढ़ा, ठीक है। उसके बाद WBC पढ़ा, जो कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। WBC में हमने पढ़ा ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने क्या पढ़ा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में हमने क्या देखा, बी सेल और टी सेल, ठीक है। अब बी सेल और टी सेल के बीच में डिफरेंस हमने क्या देखा कि बी सेल जो फॉर्म होता है वो आपके बोन मैरो में फॉर्म होता है, लेकिन जो मैच्योर होता है वो भी बोन मैरो में होता है। और बी सेल का काम क्या होता है कि जब भी आपके बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस या एंटीजन एंटर करेगा तो ये एंटीबॉडीज जनरेट करेगा, राइट। अब टी सेल का काम क्या होता है कि जब बॉडी में आपके एंटर कर गया एंटीजन तो उसको मारने का काम करता है। फिर हमने देखा टी सेल जो आपके मैच्योर होता है वो कहां पे होता है, थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होता है, राइट। लेकिन टी सेल में पहले हमने देखा कि दो टाइप के सेल मिल रहे थे, TCD4 जो कि हेल्पर सेल का काम कर रहे थे, और एक था TCD8 जो कि किलर सेल का काम कर रहा था। अब क्या देखा कि जो TCD4 और TCD8 है, ठीक है, तो ये बंद तो आपके मैच्योर तो थाइमस ग्लैंड में ही हो रहे हैं। तो थाइमस ग्लैंड में जब ये मैच्योर होने जाते हैं ना, तो चेक होता है इन पे कि ये कहीं अपने सेल को ही तो अटैक नहीं कर रहे हैं। तो अगर अपने सेल्फ को अटैक कर रहे हैं तो इन पे एपोप्टोसिस हो जाता है, मतलब इनको मार दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये अपने ओन सेल पे अटैक ना कर पाए। लेकिन वही अगर मान के चलो ये सेल्फ अटैक नहीं कर रहे हैं तो इनको मैच्योर होने के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ देखा कि हमारी बॉडी है, बॉडी में एंटीजन अगर कोई आता है तो उसको आइडेंटिफाई कौन करता है, APC करता है, जिसका नाम क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिक सेल, राइट। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है, आपके एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है और तुरंत जाके टी सेल से अटैच हो जाता है, और टी सेल से अटैच होने के बाद ये MSC में कन्वर्ट होता है, और फर्दर ये MSC आपके क्या करता है, अटैक करता है एंटीजन में, राइट। इतना समझ आया? उसके बाद मैंने बताया कि जो तीन साइंटिस्ट है इनको क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा जीन फाइंड किया जिसका नाम है FOXP3 जीन। और FOXP3 जीन में इन्होंने क्या देखा कि ये FOXP3 जीन जो है यही आपके रेगुलेटरी सेल को बना रहा है, राइट। तो ये रेगुलेटरी सेल कहां पे मिल रहा है, आपके थाइमस ग्लैंड में मिल रहा है, ठीक है। जब आपके थाइमस ग्लैंड में जो मैंने बताया स्क्रीनिंग प्रोसेस हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, ये टी रेगुलेटरी सेल के वजह से ही हो रहा है। तो इनका जो आउटकम निकला वो ये निकला कि अगर किसी इंसान के शरीर में FOXP3 जीन कम है, सुनो एक स्टेटमेंट, अगर किसी इंसान के शरीर में FOXP3 जीन कम है, ठीक है, तो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर पाने की। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है आपका, बेसिकली मान के चलो डायबिटीज टाइप 1 पढ़ते हो आप, डायबिटीज टाइप 1 या फिर रिथ्रोडॉइक आर्टेरिस, ठीक है, RA। तो ये सब आपके इम्यूनोलॉजिकल, स्पेलिंग सॉरी गलत हो गया, इम्यूनोलॉजिकल, फास्ट में ये हो जाता है, राइट। तो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर पाने की खतरा ज्यादा हो जाती है। मतलब FOXP3 जीन आपका क्या कर रहा है, इट बेसिकली इनहिबिट्स द अदर टी सेल फ्रॉम अटैकिंग देयर ओन सेल्स, है ना। मतलब अगर FOXP3 जीन नहीं रहेगा तो जो टी सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, जो कि हमने माइस एक्सपेरिमेंट में देखा था, और ये खुद के सेल को अटैक करने लगते हैं, और इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम। तो जब आपका ऑटो इम्यून सिस्टम आपका ट्रिगर हो जाता है, ठीक है, तो आपके बॉडी में बहुत सारे नुकसान होने का खतरा रहता है। तो ये जो टी रेगुलेटरी सेल है जो कि किससे बन रहा है, FOXP3 जीन से बन रहा है, ये आपके क्या कर रहा है, उन दोनों पे लगाम लगा रहा है, ठीक है, कि भैया अपने सेल को मत मारो, अगर मारोगे तो तुम मार दिए जाओगे, राइट। तो ये बेसिकली उनको बता रहा है, रेगुलेट कर रहा है, राइट, स्क्रीनिंग करके, और उनको हटा दे रहा है जो सेल अपने ही सेल को मार रहे हैं। और इसी डिस्कवरी के लिए फाइनली इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। समझ आया? थोड़ा फास्ट हो गया, मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। जिसके लिए देखो भैया, जिसके लिए थोड़ा फास्ट है ना, वो क्योंकि मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको एक्टिव रिकॉल कराया, पहले समझा दिया, फिर एक्टिव रिकॉल या जब रिवीजन करते हो आप तो थोड़ा फास्ट जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आपके पास ऑप्शन है यार, टेक्नोलॉजी आ गया है, 0.5x कर लो, आराम से आपको समझ आ जाएगा, राइट। पॉज कर करके समझो अगर नहीं समझ आ रहा
तो अब आपको समझ आया होगा कि भैया एक नोबेल प्राइज को समझने के लिए इसके पीछे कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, और आप लोग क्या करते हो 5 मिनट में मात्र पढ़ के निकल जाते हो और सोचते हो भैया हो जाएगा काम, और उसके बाद एग्जाम में ढूंढते रहते हो कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा नहीं होता है ना। अगर मान चलो इन लोगों को 40 साल लगभग लग गया ये चीज़ फाइंड करने में, और आप इसको अगर आधा घंटा भी नहीं दे रहे हो तो जस्टिस थोड़ी ना कर रहे हो आप। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। कोई भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हो ना तो पेशेंस रखो। हर चीज़ शॉर्टकट सोचोगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाए, हम आपको नोट्स बना के दे दें, वीडियो हम एकदम से देख ले, आप भाई सर आप एक काम करो, सर आप 1 घंटे में पूरे महीने का न्यूज़ कवर करा दो, तो ऐसे बात कभी नहीं बनेगी। आपको कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके बात बनती है। समझ आया? तो ये सिर्फ मैंने अभी आपको एक टॉपिक पढ़ा है, फिजियोलॉजी मेडिसिन। तो अब आप इसको पढ़ोगे आराम समझ आ जाएगा। किसको किसको मिला? मैरी ई ब्रुंकनो, फ्रेंड राम्सडेल और शिमोन सागोकुची जो कि जापान के थे। डिस्कवरी क्या हुआ? फॉक्सपी3 जीन, ये याद रखना कीवर्ड, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब मान के चलो क्या फ्यूचर का इसने दरवाजा खोल दिया, तो अब ये पता लग गया डॉक्टर को कि भैया अगर किसी को इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है? आपके फॉक्सपी3 जीन के कम होने की वजह से हो रहा है ना। तो क्या करेंगे कल को जाके जीन थेरेपी के हेल्प से फॉक्सपी3 जीन को इंसर्ट कर देंगे बॉडी में। तो इससे क्या होगा? इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर को भी क्योर किया जा सकता है। फिर आपके जो ये फर्दर डायबिटीज टाइप 1 डिजीज है, ये सब भी आपके क्योर हो सकते हैं। अभी इसका क्योर होने का कोई चांस नहीं है, ये समझ आया? फिर उसका बाद आपका कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ये भी आपके और एफिशिएंट हो जाएगा, राइट। कैंसर का ट्रीटमेंट और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। और उसके बाद जो ऑर्गन डोनेशन, अब आपको पता है कि बहुत बार ना ऑर्गन डोनेशन में क्या दिक्कत आती है कि अगर हम किसी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा बॉडी उस ऑर्गन को फॉरेन सब्सटेंस जैसा ट्रीट करता है और उस पर अटैक करने लगता है। तो इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट ना बहुत बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो अगर हमें यह पता लग गया कि भैया अगर हम फॉक्सपी3 जीन इंसर्ट कर देते हैं तो वो आपके कंट्रोल कर लेगा, जो आपके एंटीबॉडीज रिलीज हो रहे हैं, जो आपके टी सेल जो आपके एक्टिव हो जा रहे हैं, मारने के लिए दौड़ रहे हैं, उनको भैया रेगुलेट कर देंगे, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी आपका क्या होगा? हो जाएगा। तो समझ आ रहा है इसके डिस्कवरी से कितना मेडिकल का द्वार खुल गया है। तो दैट्स व्हाई दे गॉट दिस नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ फिजियोग्राफी। तो याद रखना, आज के बाद नहीं भूलोगे, ठीक है। और फीडबैक जरूर देना समझ आया तो। अब आते हैं हम समझते हैं फिजिक्स में क्या आपको नोबेल प्राइज मिला, किस चीज के लिए मिला है। तो उसको भी ऐसे ही समझेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा बट थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब देखो फिजिक्स में आपके किस चीज के लिए मिला है नोबेल प्राइज? फिजिक्स में मिला है, एक वर्ड में देखा जाए तो क्वांटम टनलिंग। अब मैं चाहूँ तो इसको एक वर्ड में आपको पढ़ा के निकल सकता हूं, लेकिन मेरा इधर पर्पस आपको समझाना है और ये बताना है कि भैया जितना आप सोचते हो, जितना इजीली न्यूज़ कवर कर लेते हो बिना कोई कॉन्टेक्स्ट पढ़े, इसलिए आपको याद नहीं रहता है। करंट अफेयर स्टैटिक रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। तो इस बार किसको किसको मिला है नोबेल लॉरेट? कौन कौन से आपके फिजिक्स के फील्ड में? जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस, ठीक है। तो इनको किस चीज के लिए मिला है? फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट शोइंग दैट क्वांटम फिनोमेना कैन मैनिफेस्ट इन सर्किट लार्ज इनफ टू हैंडल। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आपका क्वांटम टनलिंग डेमोन्स्ट्रेशन ये पहली बार हुआ है? तो नहीं, ये ना ऑलरेडी 1973 में लियो साकी को इसके लिए मिल चुका है नोबेल प्राइज। 1973 में ही क्वांटम टनलिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लियो साकी को ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इनको फिर क्यों मिला दोबारा सेम टॉपिक के लिए, सेम खोज के लिए? तो बेसिकली जो लियो साकी को मिला था ना क्वांटम प्राइज, नोबेल प्राइज मिला था क्वांटम टनलिंग के लिए, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था। मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किया था और इन्होंने इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसकी पॉसिबिलिटीज बताइए, दैट्स व्हाई दे गॉट द नोबेल प्राइज। अब समझते हैं क्वांटम टनलिंग क्या होता है। तो क्वांटम टनलिंग को सबसे पहले समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स, राइट। तो फिजिक्स में जैसे आप दो चीज पढ़ते हो, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, और आपका क्वांटम फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स के आपके पायोनियर कौन थे? न्यूटन थे, न्यूटन साहब, ठीक है। तो ज़्यादातर आप न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन पढ़ते हो। तो इसमें ना हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं करते, इसमें हम बोलते हैं या तो 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। मतलब अगर पार्टिकल या तो वेव नेचर शो करेगा या फिर पार्टिकल नेचर शो करेगा। लेकिन वही क्वांटम फिजिक्स जो है आपका, इसमें हम क्या बोलते हैं कि दोनों पॉसिबिलिटी है। मतलब जो आपका पार्टिकल है इट शोज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, मतलब डुअलिज्म, ठीक है। और इसके पायोनियर कौन थे आपके? मैक्स हो गया, प्लैंक हो गया, ठीक है। तो ये सब क्वांटम फिजिक्स के पायोनियर है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे पूरा डिटेल तो नहीं समझा सकता क्योंकि लिमिटेड क्लास है, आपको एक टाइम कॉन्स्टेंट है क्योंकि यहाँ पे। तो आप बेसिक डिफरेंस समझो कि जो हम क्लासिकल फिजिक्स या जो आपका
आप क्लासिकल कंप्यूटिंग मेथड देखते हो तो उसमें जनरली हम एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, या तो ये या तो वो। लेकिन जब आप क्वांटम की बात करते हो, ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हो या क्वांटम फिजिक्स की बात करते हो, तो हमेशा आप डुअलिज्म की बात करते हो। मतलब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। तो जैसे आपने सुना होगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग में आपका क्या होता है, क्यूबिट होता है, ठीक है, और इधर आपका क्लासिकल कंप्यूटिंग में आपके क्या होता है, बाइनरी नंबर, ठीक है, बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर क्या बोलता है, या तो 0 या तो 1। लेकिन क्यूबिट क्या बोलता है कि 0 और 1 दोनों की प्रोबेबिलिटी साथ में है, मतलब दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉइन टॉस किया तो कॉइन आपका हेड और टेल में ना गिर के वो कहीं ऐसे बीच में खड़ा हो गया है ना, तो मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। वैसे ही आपका स्क्रॉडिंगर जो कैट एक्सपेरिमेंट था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा टॉपिक डेविएट हो जाएगा। अभी बस आप इतना समझो, एक्सपेरिमेंट में स्क्रॉडिंगर ने एक कैट को डब्बे में बंद करके उसमें कुछ पॉइजन रिलीज किया था और ये फाइंड करने की कोशिश किया था कि कैट उस डब्बे के अंदर जिंदा होगी या नहीं होगी। तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या निकला कि जिंदा भी हो सकती है और मरी भी हो सकती है, या फिर दोनों एक सेट में एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी अपने में ही ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, और अभी तक इसीलिए इस क्वांटम टेक्नोलॉजी में किसी भी कंट्री ने, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री कुड अचीव द फाइनल सक्सेस इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। अभी काम चल रहा है इस पे, ठीक है। अब इससे आपको एक चीज और रिलेट करना है कि इस साल हमारा 2025 को क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईयर भी डिक्लेयर किया गया था, इन ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 को, ठीक है। ये भी आपके करंट अफेयर हो गया। फिर आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने मजोराना चिप 1, याद करो, मजोराना चिप 1, ठीक है, ये किसका था, माइक्रोसॉफ्ट का था, फर्स्ट क्वांटम चिप, राइट। और उसके बाद फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर कौन सा था, विल्लो, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया, गूगल के द्वारा। समझ आया। तो ये कुछ आपके क्वांटम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थे। फिर एक टर्म और आता है क्वांटम इंटेंगलमेंट, तो वो भी एक बार देख लो, थोड़ा मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, थोड़ा बताया बिना, राइट, एक्साइटमेंट रहती है। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट, तो क्वांटम इंटेंगलमेंट में क्या बोलते हैं हम जनरली, अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको आज वाला जो क्वांटम टनलिंग कॉन्सेप्ट है ये समझ आए। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट में क्या बोलते हैं कि जो दो आपके क्वांटम पार्टिकल है, लाइक फोटोन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, ये सब आपके क्या है, क्वांटम पार्टिकल है। तो जब ये दो क्वांटम पार्टिकल इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ फार दे आर, मतलब अगर ये कितनी भी दूरी पे हैं, अगर ये दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, ठीक है, तो ये भले कितनी भी दूरी पे हो, ये एक दूसरे को इंपैक्ट होंगे। जैसे दो जुड़िया भाई है, ठीक है, जब एक को थप्पड़ मारो, मूवी में आपने देखा होगा, एक को थप्पड़ मारो दूसरे को भी चोट लगती है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ये मैं बहुत लेमन टर्म में समझा है। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट में भी ये होता है कि जो आपके क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, इनको आप कितना भी दूरी पे ले जाओ, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करोगे तो इसमें भी आपके शो होगा, राइट। तो ये आपके क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्वांटम इंटेंगलमेंट भी अचीव हो सकता है। और जो ये वाला मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि 0 और 1 दोनों रहने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसको बोला जाता है क्वांटम सुपरपोजिशन। तो अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि जो आपका क्वांटम पार्टिकल है, इट कैन शो वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली क्वांटम सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं। अब आते हैं क्वांटम टनलिंग को समझते हैं ना। क्वांटम टनलिंग क्या है, तो देखो, मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन है आपका, राइट, और ये आपका यहां पे पोटेंशियल बैरियर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मान के चलो, इधर मैं कंसीडर कर रहा हूं एज पर क्लासिकल फिजिक्स, डिफरेंस समझना, ये एज पर क्लासिकल फिजिक्स और इधर मैं बात करूंगा एज पर क्वांटम फिजिक्स। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन लिया, यहां पोटेंशियल बैरियर लिया, ठीक है। तो एज पर क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, या फिर वेव नेचर में एग्जिस्ट करेगा। तो इधर मान के चलो इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो ये क्या होगा, ये वापस से बाउंस बैक, यहां से टकराने के बाद वापस से बाउंस बैक कर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो आपको करंट नहीं देखने को मिलेगा। समझ है, मतलब पोटेंशियल बैरियर के जो, अगर यहां राइट साइड, अगर पोटेंशियल बैरियर के राइट साइड एक भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल फिजिक्स, राइट। लेकिन क्वांटम टनलिंग में हम क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिकल नेचर तो है, बट इसमें वेव नेचर भी है। बस क्या होता है कि कभी कभार पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है, कभी कभार आपका वेव नेचर डोमिनेट करता है। तो इधर साइड तो आपका पार्टिकल नेचर है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वेव नेचर भी शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, तो वो इस पार आ जाएंगे, इसको पियर्स करके, ठीक है, इसको आर पार करके, ठीक है। जैसे वेव क्या होता है, वेव भी आर पार कर सकता है, साउंड वेव है, तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं दरवाजा बंद कर दूंगा तो उधर वाले बंदे को नहीं सुनाई देगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है, कोई भी क्वांटम पार्टिकल है वेव नेचर भी शो करता है। तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल बैरियर के उधर भी जा सकता है, सारे नहीं जाएंगे लेकिन कुछ चले जाएंगे। तो अगर पोटेंशियल बैरियर के राइट साइड में या बोल लो अदर साइड में
अगर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो मतलब समझ आ रहा है, मतलब यहां पे ऐसा नहीं है कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो अगर अदर साइड ऑफ पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्वांटम टनलिंग। समझ आया, क्वांटम टनलिंग, राइट। तो यहां पे क्या होगा, आपके करंट फ्लो करेगा। तो इसी के रिगार्डिंग ना आपके कुछ और कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं साथ के साथ समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी आपके किस स्टेट में अचीव होता है, पहले आप सोचो। और सुपर कंडक्टिविटी का स्टेट क्या होता है, जब आपका जो रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाए, ठीक है, उसको हम बोल देंगे सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी अचीव कैसे होता है, तो आपको पता है कि हमारे कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, आपने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथा स्टेट क्या होता है आपका, प्लाज्मा। और पांचवा स्टेट क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है ना, इस स्टेट में आपके अचीव होता है सुपर कंडक्टिविटी। इसमें जनरली हम जो पार्टिकल होता है इसको बहुत कम टेम्परेचर पे कूल डाउन करते हैं। और प्लाज्मा हमारा कैसे होता है, जब हम बहुत हीट करते हैं पार्टिकल को, हीटअप करते हैं, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके गैस फॉर्म में, आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो सन में जो रिएक्शन होता है उससे क्या फॉर्म होता है, आपके प्लाज्मा फॉर्म होता है। तो जो सुपर कंडक्टिविटी अचीव हो रही है ना, ये किसके वजह से अचीव हो रही है, आपके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट की वजह से। तो ये भी आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको ये समझना होगा कि जो आपके जोसेफन थे, जोसेफन, ठीक है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं जोसेफन सर्किट करके। तो इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि मान के चलो ये एक सर्किट है, राइट। यहाँ पे इन्होंने सुपर कंडक्टर लगा दिया, यहाँ पे इन्होंने एक इंसुलेटर लगा दिया, यहाँ पे फिर सुपर कंडक्टर लगा दिया, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है, और यहाँ पे आपके वोल्ट मीटर लगा दिया टू रीड द वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट। समझ आए। अब इन्होंने रीडिंग में क्या फाइंड किया कि जो वोल्टेज है ना इसके अक्रॉस, मतलब वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो रीडिंग आई वो क्या आई, जीरो आई। समझ आया, मतलब जो करंट है वो कहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है। लेकिन कायदे से एज पर क्लासिकल फिजिक्स यहाँ से फ्लो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बीच में क्या था आपका, इंसुलेटर था, तो इंसुलेटर तो ब्लॉक कर देता है ना। और यहाँ पे आपके क्या है, दो सुपर कंडक्टर हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या पाया कि जो करंट है वो इधर से फ्लो हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वांटम टनलिंग इफेक्ट देखने को मिला है, क्वांटम टनलिंग इफेक्ट, राइट। तो इसी की वजह से इन्होंने देखा कि जो V के अक्रॉस जो करंट है ये क्या है, आपका जीरो है, और यहां से आपके करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट हमेशा वहां से फ्लो होता है जहां पे उसको मिनिमम रेजिस्टेंस मिले, ठीक है। तो एक तो यहां पे सुपर कंडक्टर थे, प्लस यहां पे टनलिंग इफेक्ट था, क्योंकि आपके जो पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल है, ये आपके वेव नेचर भी एग्जिबिट करते हैं। दैट्स वाई ये आपका जोसेफन सर्किट ये लैंडमार्क साबित हुआ इन द फील्ड ऑफ डिस्कवरी ऑफ क्वांटम टनलिंग। समझ आया। तो वही मैं बोलता हूं कि एक डिस्कवरी के लिए ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और आप लोग क्या करते हो, ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाते हो और चीज़ें फिर समझ नहीं आती आपको, ठीक। उसके बाद देखो एक और कॉन्सेप्ट आता है, साथ के साथ मैं बता दे रहा हूं, बीसीएस थ्योरी। बीसीएस थ्योरी, ठीक है। तो बीसीएस थ्योरी में बेसिकली क्या होता है, मान के चलो कोई मेटल है, तो मेटल का क्या होता है, लैटिस होता है, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर गया बीच में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये भी इधर से भी अट्रैक्ट होता है, इधर से भी अट्रैक्ट होता है, इधर से भी अट्रैक्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लैटिस होता है ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जब ये लैटिस डिस्टॉर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फोनोन। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं फोनोन के बारे में, राइट। और एक होता है आपका कूपर पेयर। तो जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ फोनोन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कूपर पेयर, राइट। और जो ये बीसीएस थ्योरी दिया था ये किसने दिया था आपके, ये नाम याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मैं जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, बार्डेन, कूपर और श्रीफर। तो मैं लिखता नहीं हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, बार्डेन, कॉपर एंड श्रीफर। तो एज पर दिस थ्योरी क्या था कि जो लैटिस होता है मेटल का, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो क्या करेगा, लैटिस के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोनोन बोल रहे हैं। और ये फोनोन रिस्पॉन्सिबल होगा दो इलेक्ट्रॉन को कनेक्ट करने के लिए, राइट, ठीक है। और उसको हम क्या बोल देते हैं, कूपर पेयर, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोनोन। और ये जो फिनोमेना है ना, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है आपका क्वांटम टनलिंग इफेक्ट के लिए, जिसका हमने कहाँ पे देखा, जोसेफ सर्किट में, ऊपर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बनाया, हाँ, जोसेफन सर्किट में। समझ आया न्यूज़।
तो क्वांटम टनलिंग इफेक्ट एक लाइन में अगर आपको बोले तो यहां पे मैंने आपको समझा दिया कि अगर प्रोबेबिलिटी बैरियर, अगर पोटेंशियल बैरियर के अदर साइड इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हुई तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये सब तो इतना सारा फाइंड कर लिया है, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है? तो चलो भैया एप्लीकेशन बता देता हूं आपको। तो देखो सन में जो एक्सपेरिमेंट होता है, तो आपको पता है हाइड्रोजन हीलियम का रिएक्शन होता है, राइट। मैं थोड़ा सा नया पेज ले लेता हूं, आप लोग भी सोच रहे हो यार सर पगला गए, कोई नहीं। तो सन में क्या होता है आपका, हाइड्रोजन और हीलियम का रिएक्शन होता है, राइट। तो हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है, जो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन। अब आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव कैसे हो पाएगा? आप खुद सोचो ना कि जब दो पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं अगर, तो यहाँ पे रिपेलिंग फोर्स आएगा, तो कायदे से तो इनको फ्यूज करना ही अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है या इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर सन में ये फ्यूजन प्रोसेस अकर हो रहा है, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं क्या रिस्पॉन्सिबल है आपके, क्वांटम टनलिंग। तो ये फिनोमेना को एक्सप्लेन जो है क्वांटम टनलिंग के हेल्प से किया जा सकता है। मान के चलो ये क्वांटम टनलिंग का फिनोमेना डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुआ होता, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता हुआ रहता, तो आज तक तो ये मिस्ट्री रहती कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे हो पॉसिबल है। और इवन आज के डेट में तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रयास भी कर रहे हैं ना, हालांकि किसी कंट्री ने पूरा अचीव नहीं कर पाया, लेकिन कुछ देर के लिए अचीव किया। जैसे टोकामा किसके लिए होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, तो कुछ सेकंड के लिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव कर पाए, लेकिन अभी प्रॉपर्ली कोई भी कंट्री सक्सेसफुल नहीं हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव करने में। अगर जिस दिन हमने न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव कर लिया तो एनर्जी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में जनरली आपके रेडियो एक्टिव वाला प्रॉब्लम आता है, रेडियो एक्टिविटी डिके वाला, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव कर लिया तो एक तो क्लीन एनर्जी रहेगा और आपका जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी मिलेगा। लेकिन उधर अभी हम नहीं जाते हैं, वापस से टॉपिक पे आते हैं। समझ आया? एप्लीकेशन में बता रहा हूं आपको कि क्वांटम टनलिंग का हेल्प कहां हो रहा है, ये एक्सप्लेन कर पा रहा है कुछ ऐसे फेनोमेना को जो कि इससे पहले एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था, कि सन में भैया रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो क्वांटम टनलिंग इफेक्ट की वजह से। व्हाई? बिकॉज क्वांटम पार्टिकल डोंट शो ओनली पार्टिकल नेचर बट दे ऑल्सो शो दी वेव नेचर। समझ आया? उसके बाद इवन आप जैसे स्टोरेज डिवाइस में देखते हो, ठीक है, एसएसडी जो आपका होता है, एसएसडी, तो इसमें जो आपका फ्लैश कार्ड होता है वो डेटा कैसे स्टोर करता है, एट ऑक्साइड लेयर, ठीक है। तो वहां पे भी आपके क्या हो रहा है, क्वांटम टनलिंग का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इवन आप रेडियो एक्टिविटी देखते हो, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, तो उसमें भी अल्फा डिके, बीटा डिके और आपका गामा डिके होता है फर्दर, तो यहाँ पे भी आपके क्वांटम टनलिंग इफेक्ट का रोल है। और उसके बाद कोई भी चीज़ आप माइक्रोस्कोपी देखते हो, जैसे माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब मैं ये सब टर्म एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना तो वीडियो का लेंथ बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, तो आप अगर क्यूरियस हो तो ये सबको अपने एंड से थोड़ा सा रीड कर लेना। एप्लीकेशन पार्ट है इसलिए मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। तो माइक्रोस्कोपिक में भी आपके क्वांटम टनलिंग का रोल है। समझ आया इतना? ठीक है, तो अब आपको न्यूज़ क्लियर होगा। अब वापस आओ, तो लॉरेट किसको किसको मिला, जॉन क्लार्क, नाम याद कर लेना, डेवरोट, जॉन एम मार्टिनेज। डिस्कवरी क्या था, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया क्वांटम टनलिंग एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो 1973 में जो आपके लियो साकी थे, इन्होंने क्वांटम टनलिंग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डेमोन्स्ट्रेट किया था, ठीक है। लेकिन जो ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है। मतलब अब ये पॉसिबल हो गया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी हम क्वांटम टनलिंग इफेक्ट देख सकते हैं। समझ आया? अब आते हैं तीसरे न्यूज़ पे, हमारे केमिस्ट्री, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये थोड़ा छोटा है, मैं इसको कोशिश करूंगा थोड़ा ब्रीफ रखने का। तो देखो केमिस्ट्री में पहले देख लो किसको किसको प्राइज मिला है, सुसुमु कितागवा, रिचार्ड रॉबसन और ओमार एम यागची। तो जो सुसुमु कितागवा हैं ये जापान के हैं, रिचार्ड रॉबसन आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं और ओमार एम यागी आपके यूएसए के हैं, राइट। अब डिस्कवरी इनको किस चीज़ के डिस्कवरी के लिए मिला है नोबेल प्राइज, तो वो है आपका मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, राइट। अब देखो ये भी बहुत प्यारी चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ, एकदम दिमाग खुल जाएगा। तो एक तो ये याद रखना किस चीज़ के लिए इनको मिला है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, राइट। होता क्या है ये मेटल ऑर्गेनिक, आपका मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, तो इट इज बेसिकली पोरस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंबाइनिंग मेटल आयंस ऑर्गेनिक लिंकर्स टू फॉर्म कैविटीज दैट कैन ट्रैप गैसेस एंड लिक्विड। अब इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में हम समझने की प्रयास करते हैं। तो आपने देखो हैरी पॉटर मूवी देखा होगा, ठीक है, थोड़ा ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो हैरी पॉटर में हम देखते थे कि एक आपका ऐसे पोटली होता था, ठीक है। ये पोटली आपके ऊपर से छोटा दिखता था, लेकिन इसके अंदर जैसे ही जाते थे तो एक अलग सी दुनिया दिखती थी आपको, राइट। तो मतलब इतने कम स्पेस में एक अलग वर्ल्ड एग्जिस्ट करता था। तो इससे कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का। तो जनरली जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का डिस्कवरी हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, ये बेसिकली आपका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये फॉर्म कैसे हुआ है, बेसिकली आपके ऑर्गेनिक लिंकर्स और कनेक्टर के हेल्प से। तो कोई भी आपका 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसमें कुछ जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ लिंकर्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं इस जॉइंट्स को। तो ये आपका 3D लैटिस के फॉर्म में आता है।
तो ये फाइंड किया गया कि जो मॉलिक्यूलर आपका मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, ये सोचो 1 ग्राम में ये आपका अराउंड 7000 स्क्वायर मीटर कंसिस्ट करता है। समझ पा रहे हो? मतलब इतना छोटा सा स्पेस में आपका एक फुटबॉल ग्राउंड जितना एरिया। अब आपका एकदम दिमाग फट गया होगा, है ना? अरे भैया ये कैसे पॉसिबल है, इतने छोटे साइज में, नैनो साइज में आपके फुटबॉल ग्राउंड जितना एरिया कैसे कंसिस्ट कर सकता है? तो इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूं। देखो, मान के चलो आपका ये एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, तो इसका सरफेस एरिया मान के चलो 10 मीटर स्क्वायर है, राइट? अब इस क्यूब को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब स्क्वायर जैसा दिख रहा है, आप इसको क्यूब मान लेना, ठीक है? ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब ये छोड़ो, ये वैल्यू छोड़ दो आप 1 मिनट के लिए। मान के चलो इसका x मीटर क्यूब है, ठीक है, और इसका मान के चलो a मीटर क्यूब, इसका b मीटर क्यूब, इसका c मीटर क्यूब और इसका d मीटर क्यूब एरिया है। अब मेरे को ये बताओ कि x मीटर क्यूब का जो एरिया है इन चारों के कंबाइंड एरिया से बड़ा होगा या छोटा होगा? सोचो थोड़ा, ठीक है, दिमाग लगाओ यहां पे। मिला आंसर? ठीक है। तो अब देखो, जब ये हम यहाँ पे एरिया कंसीडर कर रहे थे तो हम ये सिर्फ ये वाला सरफेस एरिया देख रहे थे, ऊपर ऊपर का, अंदर का तो नहीं काउंट कर रहे थे आप। लेकिन अगर आप इन चारों क्यूब का लोगे तो इन चारों में आपका ये साइड, इसके पीछे का साइड, इसके पीछे का साइड, मतलब अगर हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन चारों का एरिया कंबाइन कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा x के एरिया से। ये समझ आया? बेसिक लॉजिक है। x मीटर क्यूब जितना एरिया था उससे ज्यादा होगा ना ये 4 का सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ये चारों का हम पूरा पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, ये आगे पीछे सब, लेकिन इधर हम सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर कर रहे थे। वैसे ही अब मान के चलो इसको मैंने मिलियन पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, मिलियन पीसेस में, तो ये सरफेस एरिया बढ़ नहीं जाएगा आपका? खुद सोच के देखो ना। तो कोई भी चीज़ अगर आप नैनो साइज में एग्जिस्ट करती है जो कि 10⁻⁹ होता है तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है। बिहेवियर चेंज इसलिए कर लेती है क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर किसी भी चीज़ को हम छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका सरफेस एरिया क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। अब आपको समझ आ रहा होगा, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि कोई भी चीज़ डेटा स्टोरेज के लिए जो आप हार्ड डिस्क यूज़ करते थे या फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे, उसका साइज़ कितना बड़ा बड़ा हुआ करता था, हमारे हाइट जितना, राइट? लेकिन अब देखते हो कि एक छोटे से ट्रांजिस्टर में हम उतना ही सेम डेटा, सिमिलर डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने जो अरेंजमेंट थी उसको चेंज कर दिया डेटा स्टोरेज की। और भी बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। हमने जो डेटा स्टोरेज हम पहले अदर फॉर्म में करते थे, बाद में हम बाइनरी फॉर्म में स्टोर करने लगे, तो ये सारे कुछ चेंजेस की वजह से ना आपका साइज रिड्यूस हो गया। इन द सिमिलर मैनर ये दोनों आपके साइज तो सेम है, ये जो क्यूब है और ये 4 क्यूब है, इन चारों का, ये दोनों का साइज तो सेम है, लेकिन सरफेस एरिया जब हम बात करेंगे तो सरफेस एरिया इन चारों का कंबाइन ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू दिस। तो इधर तो मैंने 4 लिया, अब मान चलो इसको मैं मिलियन पीसेस में कर देता तो आप खुद सोच के देखो सरफेस एरिया ड्रास्टिकली कितना ज्यादा बढ़ जाता। समझ आया? तो वही देखा गया कि जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें यह फाइंड किया गया कि 1 ग्राम में आपके अराउंड 7000 स्क्वायर मीटर एरिया कंसिस्ट करता, मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड जितना। अब सवाल आता है कि जो हमने इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये मान के चलो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ब्रेक किया है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, तो इसको लिंक कैसे करेंगे? तो यहां पे फिर फर्दर आपका आता है ऑर्गेनिक लिंकर्स। तो ऑर्गेनिक लिंकर्स में हम किसको किसको लिए? ऑर्गेनिक लिंकर्स। तो ऑर्गेनिक लिंकर्स में आपके क्या क्या आ गया? कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट एंड डी कार्बोक्सिलेट, राइट? और जो मेटल हैं ये आपका एज अ जॉइंट एक्ट करते हैं, ठीक? तो इन कार्बोक्सिलेट के हेल्प से, अब मान के चलो पहले एक बड़ा सा ऐसे था, इसको मैंने नैनो साइज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और फिर फर्दर मैंने उनको जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ लिंकर। लिंकर क्या है आपका? कार्बोक्सिलेट या डी कार्बोक्सिलेट। तो ये आपका एक लैटिस स्ट्रक्चर बन गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि ये स्ट्रक्चर पहले आपका रिजिड था, ये स्ट्रक्चर में आपके मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, मतलब इट इज हाईली पोरस, हाईली पोरस, इसके अंदर का इंटरनल स्पेस बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया इससे बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक फुटबॉल ग्राउंड जितना है। तो सिमिलर साइज का पार्टिकल आपके एरिया में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो इससे आप सोचो, खुद दिमाग लगाओ कि जब हम सेम साइज में अगर बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया साइज बढ़ा लेते हैं तो ये आपका कल को स्टोरेज में कितना हेल्प करेगा, है ना? तो मान के चलो अगर आपको गैस स्टोर करना है तो आप छोटे से पार्टिकल्स में, छोटे से MOF में, मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में आप कई लीटर, कई टन गैस स्टोर कर सकते हो। समझ पा रहे हो ये चीज़?
मतलब ऐसे अगर ये लिंकेज आप नहीं समझ पाते तो आपको समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि कोई भी चीज़ को अगर आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, नैनो साइज में अगर डिवाइड करते हो तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, और उसके बाद उसको वापस से जोड़ दो। पहले तोड़ो छोटे छोटे पार्टिकल में और उसके बाद उसको जोड़ो। अब उसको जोड़ना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें ऑर्गेनिक लिंकर्स की जरूरत होती है, लाइक कार्बोक्सिलेट और डी कार्बोक्सिलेट। उसके हेल्प से हम एक हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं 3D नेटवर्क का, ठीक है, और उसको हम फर्दर फिर यूज कर सकते हैं एज पर आवर नीड, राइट। तो इसका यूजेस में क्या क्या है आपका, अल्टीमेट कस्टमाइजेबल मटेरियल, तो कितना फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हम अब बहुत सारे टाइप के कस्टमाइजेबल मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल, ठीक है। वापस से यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे कस्टमाइजेबल मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टोरेज के लिए ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा, है ना। तो जो सिमिलर साइज का पार्टिकल आपके अगर मान के चलो 10 गुना 100 गुना लाख गुना ज़्यादा अगर स्टोर कर रहा है तो वो कितना बेनिफिशियल है ना। उसके बाद हम ड्रग डिलीवरी में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप जो देखते हो ड्रग में हम बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं, तो अगर हमने मेटल MOF में अगर ड्रग इंजेक्ट कर दिया तो हम बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें इंजर्ट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी गोली ना आपके पूरे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल होगी, राइट। तो अभी हम जितने केमिकल्स इसमें इंजर्ट कर पाते हैं उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा केमिकल्स सेम साइज के ड्रग में हम इंजर्ट कर पाएंगे। तो ये आपका काइंड ऑफ जादू का पिटारा हो गया, मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। आप इसको ऐसे लेमन टर्म याद रखना, हैरी पॉटर वाला एग्जांपल याद रखना। छोटी सी पोटली है, बाहर से अंदर जाओगे तो एक अपने में वर्ल्ड है। तो वही छोटा सा साइज है एक 3D नेटवर्क का, एक लैटिस का, लेकिन उसके अंदर जो सरफेस एरिया है बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसको हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में नैनो साइज में कन्वर्ट कर दिया है, और जिसकी वजह से वो पोरोसिटी आ गई है। उस पोरस स्पेस की वजह से आपकी एरिया जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये समझ आया न्यूज़। सिग्निफिकेंस देख लो, कैप्चर एंड स्टोरेज ऑफ गैसेस, harvesting water from air, filtering toxins, catalysis, environmental cleanup, a molecular sponge, huge internal surface and area in compact form। फिर लास्ट में देखते हैं, लास्ट में मैंने आपके नोबेल प्राइज 2025 इन इकोनॉमिक्स, पीस एंड लिटरेचर ये भी इंक्लूड कर लिया है ताकि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन रहे, ठीक है, और नोबेल प्राइज के लिए आपको दूसरी वीडियो देखने की नीड ना पड़े। तो देखो देख लेते हैं, ये छोटे टॉपिक है, 1 लाइनर टाइप में आप याद रख सकते हो। यहाँ पे उतनी डिटेल आपको नहीं पढ़ना जितना हमने अभी साइंस में पढ़ा है। तो इकोनॉमिक्स में किसको मिला है नोबेल प्राइज? देखो ये 3 थे, जोएल मोकियर, फिलिपी एगियन एंड पीटर हॉविट। तो इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं डिटेल कि किस चीज के लिए इन्हें मिला है नोबेल प्राइज। सो जोएल मोकियर, फिलिपी एगियन एंड पीटर हॉविट वर recognized फॉर रिवोल्यूशनरी वर्क ऑन इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो इनका ये कहना है ना कि देखो आपको पता है कि जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजीज थी या पुराने रिसोर्सेज थे उसको हमने ऑप्टिमाइज और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कब कर पाया हम? जब हमने न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो सस्टेन ग्रोथ है, ठीक है, मोकियर रिसर्च रिवील्ड हाउ सस्टेन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एंड ओपननेस टू न्यू आइडियाज। मतलब कोई भी चीज आपके सस्टेनेबल वे में ग्रो नहीं हो पाएगी अगर हम उसके लिए उस आइडिया के लिए ओपन नहीं रहेंगे एंड हमारे पास साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। तो बेसिकली आप एक लेमन टर्म में समझो कि किसी भी चीज़ का अगर आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है या फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी उसको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ जो एगियन और हॉविट थे वो ये बोले कि नई टेक्नोलॉजी ने ओल्ड टेक्नोलॉजी को रिप्लेस तो कर दिया, राइट, लेकिन उसने कई सारे नए कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज कर दिए। तो ये तो जेन्युइन है ना कि अगर मान के चलो कोई भी चीज़ नहीं हम डेवलप कर रहे हैं, है ना, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आपका इमर्ज आ रहा है तो उसका एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है। तो इन्होंने इसी को हाईलाइट किया कि कैसे जो नई टेक्नोलॉजी है जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रही है और वो आपकी एक नए कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट कर रही है। तो समझ आया कॉन्टेक्स्ट आपको? तो इकोनॉमिक्स प्राइज में इन तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रखना, जोएल मोकियर, फिलिपी एगियन एंड पीटर हॉविट। उसके बाद देख लो आपका नोबेल पीस प्राइज किसको मिला, है ना। तो इस बार नोबेल पीस प्राइज मारिया कोरिना मैचेदो को मिला है। तो एक इंसान को बहुत दुखी हुआ होगा, तो हमारे ट्रम्प चचा, है ना, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार उनको नोबेल पीस प्राइज मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मारिया कोरिना मैचेदो को मिला। अब किस चीज के लिए मिला ये देख लो, इससे ज्यादा आपके कोई भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछेंगे। तो इनको मिला है फॉर हर टायरलेस वर्क प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर पीपल ऑफ वेनेजुएला। तो आप वेनेजुएला याद रखना कि वेनेजुएला में पीपल के डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए इन्होंने फाइट किया एंड हर स्ट्रगल टू अचीव अ जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। समझ आया? उसके बाद आपको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर देखना है, तो वो किसको मिला? लैस्लो क्रास्नोरकाई, ठीक है, इनका नाम भी थोड़ा सा टफ है प्रोनाउंस करना, लेकिन आप ये लास्ट का टर्म और लैस्लो याद रखोगे तो आप ऑप्शन सही गेस कर लोगे। तो ये कहाँ के हैं? आपके हंगेरी के ये आपके रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं। तो इनको किस चीज़ के लिए मिला नोबेल प्राइज? लिटरेचर फील्ड में। और इनका लिटरेचर को क्यों मिला है मतलब? तो फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओवियोर डैट इन द मिड्स ऑफ एपोकैलिप्टिक टेरर रिफॉर्म्स द पावर ऑफ आर्ट।
तो जब आपके दुनिया में सर्वनाशकारी समय चल रहा था, ठीक है, खासकर जो हंगरी के टाइम पे, तो इन्होंने अपने आर्ट के थ्रू, अपने लिटरेचर के थ्रू लोगों के दिल में जगह बनाई और उनको होप दिया, राइट। तो इसके लिए, इनके इस विजनरी आइडिया के लिए, विजनरी जो इनकी राइटिंग्स है उसके लिए इनको इस बार नोबेल प्राइज मिला। तो आप बस इतना याद रखना, इनको किस फील्ड में मिला है, लिटरेचर फील्ड में मिला है। और किस लिए मिला है, तो बिकॉज हिज विजनरी लिटरेचर However, that in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art. Apocalyptic का मतलब होता है सर्वनाशकारी, ठीक है, इतना समझ आया। तो ये फाइनली आपका होता है नोबेल प्राइज खत्म, ठीक है। तो 3 बस मैंने आपको नोबेल प्राइज समझाया है। मेरे को पता बहुत लोग का एकदम, अगर जो एंड तक वीडियो में बने होंगे तो उनका पक्का माथा बोल रहा होगा बस कर भाई बस कर, एक दिन में सारा फेंक देगा क्या। लेकिन देखो यार, वीडियो को ना आप रिपीट मोड पे देख लेना। और ये वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पस यही था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोई टॉपिक आप पढ़ते हो तो उसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी डेप्थ रिक्वायर्ड होती है, राइट। अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन आप क्या हर टॉपिक के लिए खुद से इतना पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। दैट्स वाई यू नीड मेंटोर, दैट्स वाई यू नीड एनी गाइड। और वो रोल कौन प्ले कर रहा है? हम लोग आपके लिए प्ले कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ किसी भी मीन से, चाहे फ्री इनिशिएटिव के थ्रू, चाहे पेड इनिशिएटिव के थ्रू, एज पर योर कैपेसिटी आप हमसे जुड़ो, ठीक है। ट्रस्ट करो हम पे और अपने CFA PF 2026 की एकदम टेंशन छोड़ दो। तो आपका इस बार जरूर क्लियर होगा, जिसका नहीं भी हुआ है इस बार। और मान के चलो जो बहुत बॉर्डर मार्जिन पे भी क्लियर किए, तो नेक्स्ट के लिए तो उनको तैयारी करनी है। तो अभी से लग जाओ यार। करंट अफेयर ये मत सोचना कि अगले साल जाके मैं नोबेल प्राइज ही तो देखना है, नाम तो देखना है और किस चीज़ के लिए मिला है ये देख लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ये गलती मत करना। करंट अफेयर को शुरू से पढ़ते चलो। मैं सही बता दे रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जुलाई तक कंसिस्टेंटली जुड़े रह गए तो आप करंट अफेयर के एकदम मास्टर बन जाओगे, राइट। तो आज के लिए बहुत हुआ, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर के क्लास में। आज के लिए थैंक यू। और अपना फीडबैक देना मत भूलना, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।